नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को और ग्रुप्स को। आजकल के ग्रुप्स तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। किसी के पास 20-25 का है, किसी के 50 का है, किसी को 250 का है। क्योंकि अपने से जो मित्रगण हैं उनके साथ जुड़े रहने के लिए, उनकी बातें एक दूसरे को बताने के लिए सोसाइटीज़ में है, सब एक दूसरे से लिंक रहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उन पर भी सब्सक्राइब करें यदि उन तक पहुँचे, और वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। और फिर उनकी राय, सहमति असहमति, उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें, हमेशा उसका स्वागत है। चर्चा बहुत है आजकल आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की दल बदल ये कहिए या उनका पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय की। 10 में से 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व यदि आप कह सकते हैं, स्वाति मालीवाल का कह सकते हैं, संदीप पाठक का कह सकते हैं, तो क्या उन्होंने किसी नेतृत्व नहीं, लेकिन हाँ, राघव चड्ढा ही असली उसके नायक बने हैं। आम आदमी पार्टी के लिए खलनायक है अरविंद केजरीवाल, तो बहुत ही उत्तेजित है। लेकिन इस संदर्भ में पहले मैं दूसरी बात उठाना चाहता हूं। क्या उन्हें बंदूक की नोक पर को ले जाया गया था? प्रलोभन की बात बार बार कही जा रही है, बीजेपी की या ईडी का कही जा रही है, लेकिन मुझे इसीलिए लगा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नहीं, दरबदल कानून आया। कानून नहीं, जो बड़े दिग्गज नेता थे, जो केवल दल बदल के आधार पर नहीं, जो नेतृत्व के रवैये से, उनके कठोर या तो अनुशासन कहिए, जाति कहिए, अहंकार कहिए, उससे विद्रोह करके निकले। और सबसे बड़ा नाम कौन है? चौधरी चरण सिंह, जहां से शुरू हुआ है भारत के लोकतंत्र में, और दूसरे गोविंद नारायण सिंह। तो पहले मैंने चूंकि बंदूक की बात की है कि बंदूक की नोक पर, इसलिए मैंने सोचा कि आजकल के कई युवा भी हैं, हमारे दर्शक हो सकते हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, लेकिन कई लोग जो राष्ट्रीय राजनीति में नजर रखते हैं उनको पुराना बैकग्राउंड शायद न पता हो। अब मैं उसी प्रदेश का हूं जहां गोविंद नारायण सिंह ने डीपी मिश्रा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभिक बड़े दौर में 71 वार तक, तो उनको ही चाणक्य कहा जाता था, जैसे आजकल कहा जाता था, जो बार बार चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी के लिए। तो उस समय तो खैर डीपी मिश्रा तो बिल्कुल कांग्रेस वर्ग कमेटी में और दूसरी सब जगह, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे। और उनसे जो पहला विद्रोह करने वाले गोविंद नारायण सिंह रीवा क्षेत्र के मने राज परिवार के ही एक तरह से सदस्य थे। अच्छे, मतलब उस पूरे क्षेत्र में रियासत उनकी रही, पिता की रही, और वो आईसीएस थे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आज हम कह रहे हैं भाई बड़े, ये सब जो इस बार गए हैं बड़े शिक्षित लोग हैं। तो गोविंद नारायण सिंह की पृष्ठभूमि इतनी, और बड़े ही वैचारिक दृष्टि से, इवन धार्मिक मामलों में भी, कानूनी मामलों में भी, संवैधानिक मामलों में भी, वैचारिक मामलों में भी उनका बड़ा ही बहुत ही अधिकार भी था। मैं उनसे मुझे मिलने के अवसर मिले, इसलिए मैं ये सब बातें सुना रहा हूं। तो उसमें दिलचस्प बात ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय 36 विधायकों को उन्होंने उनके नेतृत्व में विद्रोह किया मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के खिलाफ। अब लेकिन द्वारका प्रसाद मिश्र तो बहुत पावरफुल थे। आपको याद होगा बस्तर में एक बार जिस तरह से बस्तर के राजा के यहाँ गोलीकांड हुआ, उसके या कई और जगह जो गोलियां चली थी, बड़ा ही कठोर प्रशासक के रूप में भी डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते। तब छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं था। तो डीपी मिश्रा का था कि भाई वो तो तोड़ सकते हैं, तो किसी तरह से राजमाता सिंधिया का वरद हस्त रहा, चूंकि वो भी कांग्रेस छोड़ चुकी थी और वो बहुत बेचैन थी डीपी मिश्रा के ही सब उनके रवैये से लेकर के ही तो कांग्रेस से गई थी। तो उनका समर्थन था, उनने कहा था ऐसे विधायक लेके आ सकते हो तो आओ। तो गोविंद नारायण सिंह ने उनको विधायकों को जुटाया, और फिर ये हुआ कि जब तक शक्ति परीक्षण हो, उस समय तो कोई साधन, कोई हवाई जहाज में ले जाते थे, बसों का इंतजाम था, और वहां से ग्वालियर ले जाना था उनको पहले, ताकि वहां सुरक्षित पहुंचे और एक बार बाद में विद्रोह की पूरे विधानसभा में सरकार को गिराए। तो बताते ये है, उस समय के ही नेता गौतम शर्मा से मेरे बड़े परिचित थे। मैं 71 के बाद दिल्ली बहुत आए तो उनसे भी बात होती थी। गौतम शर्मा डीपी मिश्रा खेमे में थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस दलबदल को रोकने के लिए, दलबदल या विद्रोह को कहना चाहिए। कई विधायकों के संपर्क करने की कोशिश की थी। का नाम भी भारत आज के जमाने में कांग्रेस के नेता भी कभी गौतम शर्मा जानते हो, लेकिन वो
राइट हैंड थे एक समय में डीपी मिश्रा के, बाद में भी प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। तो उन्होंने ये रहस्योद्घाटन में बातचीत पर, कहीं रिकॉर्ड में भी कहीं पर है, मतलब किसी पुस्तक में भी, कि साहब गोविंद नारायण सिंह तो चूंकि वो बहुत ही शिकारी गरीब थे, शिकार राज परिवार के नाते, तो विधायकों को एक पहले वहाँ रास्ते में या जहाँ पर उनको एक विश्राम गृह जो होता है ना विधायकों का या इस तरह का, उसमें सबको ठहराया। बस चले जा रहे हैं, बड़ी लंबी यात्रा होती, तब सड़कें भी अच्छी नहीं थी। अब उन्हें लगा कि कोई इनमें से किसी को उठा के बीच में कोई ले न जाए, कि इनको प्रलोभन दे करके। ये भी रिकॉर्ड में है किताबों में कि नोट भी जो विद्रोह करने वाले थे उनको लिए बाकायदा अटैची में नोट भरे हुए थे। अब कहते तो कहते गोविंद नारायण सिंह लेके भरे बैठे हुए थे और कुछ कह रहे थे देखो वो भागा करके, लेकिन अब उनके पास रखा है, किसके पास रखा है उसका चर्चा के बाद वो नहीं कह सकता, लेकिन ये बताते हैं गौतम शर्मा भी कहते थे कि नोटों के भी अटैची भरी हुई थी। लेकिन उससे दिलचस्प बात यह थी कि गोविंद नारायण सिंह को लगा कि कोई क्या वहाँ चौकीदार वगैरह को तो कोई, तो उनकी सरकार थी डीपी मिश्रा की, तो बंदूक लेकर के गोविंद नारायण सिंह ने अपने विधायकों को, आप अपहरण कह लीजिए या डराना कहिए या उनको सुरक्षा देने का काम, गोविंद नारायण सिंह देश के एक शीर्ष नेताओं में जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, और कांग्रेस के विरोधी के भी सम्मिश्र सरकार के मुख्यमंत्री रहे, मूलतः तो कांग्रेस ही थे, उनका परिवार कांग्रेस ही था। अर्जुन सिंह के भी कट्टर विरोधी थे, वो खैर अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन बंदूक लेकर के दल बदल की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश के इतने वरिष्ठ ज्ञानी नेता के जरिए। और उसको दल बदल कहें या विद्रोह कहें, तो भाई राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, विक्रम और हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, इनको कोई बंदूक की रोक पर कहा गया है। अब ईडी का डर बताते, भाई ईडी से सारी वो जांच होगी। एक खाली अशोक मित्तल के यहाँ जरूर बीच में कुछ हुआ था, लेकिन देखिए इनकम टैक्स लोग तो एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि इनकम टैक्स छापा डलवा दो तो आपकी औकात मालूम पड़ेगी कि आप बड़ी हैसियत वाले हैं। तो यदि कुछ नहीं मिलता है तो हुआ भाई इनकम टैक्स छापा पड़ा, तो ईडी ने क्या मिला नहीं मिला इसी आधार पर उनको भाजपा में कोई दिक्कत नहीं आई। हरभजन सिंह क्रिकेटर है नामी, उनको कोई पैसे खरीद सकते हैं। राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक तो बिल्कुल केजरीवाल के दाएं हाथ थे, जैसे राघव चड्ढा थे। बहरहाल तो अभी भी बात उसकी कर रहा था कि मध्य प्रदेश में बंदूक की नोक पर भी करने की बातें सामने आई थी, प्रलोभन की भी आई थी। आपके तब दल बदल कानून नहीं था, मैं उस पर तो बाद में आऊंगा। चौधरी चरण सिंह किसानों के महान नेता है, उनको आज भी माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी सबसे पहले 67 में उनका ही दल बदल शुरुआत हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अग्रणी है भारत में। विद्रोह अहंकारी कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने वाले दो नेता चरण सिंह और गोविंद नारायण सिंह। चौधरी चरण सिंह चुनाव के बाद जब लगा विधायक दल में उनको नहीं है तो विद्रोह कर दिया और संयुक्त विधायक दल बना करके मुख्यमंत्री बन गए। गोविंद नारायण सिंह चूंकि उनको डीपी मिश्रा ने दूसरी बार जब चुनाव हुए, उनको लगा नहीं हमने गुलशेर अहमद को समर्थन किया था, इन्होंने उनकी वजह से वो हार गए उसी इलाके के, तो एक उनके ऊपर या कुछ भी अपने पूर्वाग्रह उनके जो रहे होंगे उस समय, कारण तो ये बताया जाता है कि गुलशेर अहमद बाद में जो भी गवर्नर वगैरह बने, लेकिन गुलशेर अहमद को चुनाव हारने से नाराज और कुछ और कारणों से गोविंद नारायण सिंह का व्यक्तित्व भी बहुत ऐसा था, दबंग जिसको कह सकते हैं, बहुत ज्ञानी भी थे, जैसे डीपी मिश्रा ज्ञानी थे ऐसे वो, तो उनको कैबिनेट में न लेने से गोविंद नारायण सिंह बहुत नाराज थे। लेकिन गोविंद नारायण सिंह बने उसके बाद ये नहीं है कि वो डिक्टेशन ले लेंगे राजमाता जी का, वो बाद में भी सदा रंग रहे, और राजमाता सिंधिया जब ज्यादा उनको हस्तक्षेप करने लगी तो वो फिर वापस चले गए, और फिर एक तरह से वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, वापस कांग्रेस में गए। वर्षों बाद फिर राजीव गांधी ने, आप समझिए उसके 20-30 साल बाद राजीव गांधी ने उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया। और ये सब घटना मुझे इसलिए याद आई कि हमारे मित्र भागवत आजाद के बेटे और भारतीय पुलिस सेवा के और भारत के सूचना आयुक्त रहे श्री यशोवर्धन आजाद, बहुत इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं, वो नंबर 2 पर। अब वो उन्होंने भी कल कहीं सोशल मीडिया में सारे दल बदल को लेकर अपनी चिंता व्यक्ति, तो मैंने यही कहा कि भाई देखिए गोविंद नारायण सिंह तो राज्यपाल बने थे बिहार में, उन्होंने भागवत झा को भी तब भी परेशान किया था, वो जब वहां थे तो डीपी मिश्रा का विद्रोह किया था। तो जब अहंकारी नेतृत्व यदि जो कुछ गड़बड़ करता है तो विद्रोह करने वाले लोग विद्रोह करते रहे हैं।
चरण सिंह का भी यही माना जाता है कि उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पुराने दिग्गज नेता थे वो चरण सिंह जी को नहीं मानते थे, तो उन्होंने विद्रोह किया। आप देखिए, फिर यदि हरियाणा का आया राम गया राम तो आपने सुना है, ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेसियों की देन है दर बदल। आपको भारतीय जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी तो बात बनती बिगड़ती रही, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टियां बनती थी, उसी नाम से दूसरी बनती, वो मैं उसको दल बदल भी नहीं कहूँगा। लेकिन व्यापक दल बदल करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व से, या उसमें फिर आया राम गया राम का भजनलाल ने तो वही किया। अभी यहाँ पर हैं, कल फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए। चौधरी देवीलाल, उनको भी बाद में, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बने, तो उनके लिए भी कहा जाता था कि उन्होंने भी इधर से उधर दल कर किया, लेकिन उस समय सबसे अधिक चर्चा में रहे भजनलाल, वो कांग्रेस के ही नेता थे और आया राम गया राम के लिए उनकी चर्चा रही। अब शरद पवार, उन्होंने कितनी बार किया, इंदिरा गांधी के समय से ही, कम उम्र में 37 साल की उम्र मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कितनी बार अपना नेतृत्व के विरोध करके, प्रारंभ से हर नेतृत्व का विरोध किया, आखिर में सोनिया गांधी का भी किया, कभी समर्थन लिया, कभी मनमोहन सिंह के साथ आए फिर गए, कभी उनके साथ गए, कभी नरसिंह राव के साथ रहे। तो उस समय किसी ने इस तरह की बातें नहीं कही कि बड़ा ही घोर अन्याय हो रहा है, बड़ा ही गड़बड़ हो गया है, बड़ा गड़बड़ हो गया। थोड़ी चर्चा में आता था, लेकिन भाई ठीक है, उनको नाराजगी है। वीपी सिंह, महान कांग्रेस के लिए, बड़ा ही क्रांति के लिए, बोफोर्स के नाम पर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, सूचकांक्षा कहने को सोचते थे। उन्होंने विद्रोह किया, ये कि जाति तो नहीं थी, लेकिन उनके साथ कौन गए थे? अरुण नेहरू। क्या उनको पैसे के लिए गए थे वो? क्या उनको डराया गया था? और कांग्रेस में बड़े निष्ठावान माने जाते थे, ईमानदार छवि वाले वीपी सिंह, लेकिन नेतृत्व की कमियों से, गड़बड़ियों से वो गए। इस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि ये जो होता है कि साहब ये इन्होंने इस प्रलोभन में कर दिया, परंपरा में पहले भी जो हुआ है उसके अलग। और 1985 में तो आया, राजीव गांधी के समय में दल बदल विरोधी कानून आया, उसमें परिवर्तन हो, संशोधन हो, तो कई तरह के प्रस्ताव आ चुके। राघव चड्ढा ने भी प्रस्ताव रखा था, वो होता तो शायद आज वो दल बदल नहीं कर पाते। वो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल था, जो गैर सरकारी प्रस्ताव होता, तब तो वो आम आदमी पार्टी के ही सांसद थे राज्यसभा में। ऐसी स्थिति में ये सही है कि कोई भी इस तरह की दल बदल के कितना ही कानून हो, लेकिन यदि आप नेतृत्व तो होगा तो पूरी की पूरी पार्टी लोग अलग कर देते हैं, अलग चले जाते हैं। यहाँ भी 10 में से 7 गए हैं। तो बंदूक की नोक पर, पैसे के प्रलोभन से बड़े बड़े नेता जिनकी छवि ईमानदार रही, वो भी गए हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं खाली दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि, और भारत की बात करते हैं, ये कहीं देखिए साहब उनका विचार का क्या हुआ, कौन आपके विचार का विपरीत था उसको भी उन्होंने रख लिया। देखिए, अमेरिका, याद करिए अब्राहम लिंकन 1861, उन्होंने अपने विदेश सचिव जिनको बनाया विलियम एच सेवार्ड, वो उनकी पार्टी के नहीं थे, उनके विरोधी थे। आप ही बताइए, बिल्कुल बाकायदा वो रिपब्लिकन के थे और वो डेमोक्रेट के थे, उसके बाद भी उन्होंने उनको अपने टीम में रखा। बराक ओबामा को तो अभी भारत में सब लोग अभी भी याद करते हैं। उनके सामने चुनाव में खड़ी हुई थी, राष्ट्रपति पद के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन प्रतिद्वंदी थी, उनको अपना विदेश मंत्री सचिव बनाया। वहां विदेश मंत्री नहीं होता, सचिव कहते हैं आप, लेकिन विदेश मंत्री कहिए आप। उससे भी ज्यादा जोरदार है एक नॉर्मन मिनेटा, जो डेमोक्रेट सांसद रहे अमेरिका के, वो तो जॉर्ज बुश के रिपब्लिकन जब राष्ट्रपति थे तो उनके इसमें कैबिनेट में शामिल हो गए। तो भारत में नहीं, वहां अब उस पर तो आप कभी नहीं कहते हैं कि साहब ओबामा कैसे, वो चलो ओबामा में नहीं कहे, लेकिन बुश के समय डेमोक्रेट ज्वाइन भी किया, किसी ने उसको दल बदल कहा क्या? तो यदि वो बीजेपी में आकर के यदि उन्हें कोई मंत्री भी बना ले या कहीं और काम दे दे, जैसे आप देखिए असम में हुआ है या और राज्यों में हो रहा है, तो उनकी योग्यता के आधार पर यदि उनका प्रतिनिधि रहा है, विरोधी रहा है, उसकी छवि लेकिन ईमानदार है, तो भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी होती है जिसमें विलय होता है, जो शामिल होते हैं, उनको महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है। तो उम्मीद करना चाहिए, देखना चाहिए कि केवल प्रलोभन या बंदूक की नोक पर नहीं आए हैं, जो आए हैं उनका भविष्य, लेकिन इसको लेकर के मातम करने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के अहंकार पर, तो वो तो अहंकार से कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट से भी उनका नहीं मैं आऊंगा।
मैंने भारत के इतिहास में पहला है जब ये कहे। मैंने अंग्रेजों के समय में भी, गांधी ने भी नहीं कहा था मैं सामने नहीं आऊंगा, मुझे मालूम है न्याय नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल तो गांधी के अनुयायी कहने के बाद वो काम कर रहे हैं जो गांधी ने नहीं किया था। वो कह रहे नहीं, मैं तो अपने नहीं, चूंकि मुझे भरोसा नहीं है न्यायालय पर। तो ब्रिटिश अदालतों पर क्या गांधी जी को भरोसा था? या और बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाकायदा अदालत में आके लड़ते थे अपने लोगों के लिए। भरोसा न होते हुए भी लेकिन आपको अपना पक्ष रखना है तो रखना चाहिए। बहरहाल, तो बंदूक की नोक पर एक दिलचस्प इतिहास रहा है अहंकार के विरुद्ध दल बदल के लिए भी, उसे भी याद रखिए। एडिटर साहब में भी विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।